चलें जी, पेज 139 और चैप्टर नंबर 8 इंटेंजिबल एसेट्स। हमने डिस्कस किया था कि इंटेंजिबल एसेट्स में क्या रिस्क है, तो वही रिस्क है जो टेंजिबल एसेट्स में थे, एग्जैक्टली वही। और पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यही रहने रिस्क, ये रिस्क चेंज नहीं होने जा रहे, ठीक है। हाँ, किसी जगह पे कोई कुछ ज़्यादा किसी पे एम्फेसिस करना पड़ेगा, किसी या किसी और को एम्फेसिस करना पड़ेगा। जैसे इस सिनेरियो में हमने क्या पढ़ा कि एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन पे हमें एम्फेसिस ज़्यादा करना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस पे। और इसका मतलब ये नहीं कि बाकी में इग्नोर करना है, बाकी में भी एफर्ट करनी है, लेकिन इस पर थोड़ी ज़्यादा इशू रहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर सुनता है 3 तरह की आपके हमारे पास है इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स दैट आर हैविंग सर्टेनेबल मार्केट वैल्यू, और तीसरा क्या जी, रिसर्च कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट, ठीक है। ये सारे IAS 38 के कॉन्सेप्ट्स हैं। आ जाती हूँ सेकेंड वन में, ठीक है। जिसकी मेरे पास कस्टमर लिस्ट है, मैं कहता हूँ मैं आपको दे देता हूँ। अब देखें, अभी भी हम जाते हैं कभी किसी स्टोर पे शॉपिंग करने, कहता है मोबाइल नंबर क्या है, नाम क्या आपका, भाई नाम क्यों पूछ रहे हैं, रिश्ता लेना हमसे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो उस कस्टमर लिस्ट में नहीं, बाद में सेल होती है, ठीक है। मैं हम उसके बाद शॉपिंग करने गए, कर दे के फारिग करें, ठीक है। फिर पूछता किस इलाके से हैं, तो वॉक इन कस्टमर आया, किस एरिया से आ रहा है। अब डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, डिजिटल मार्केटिंग का दौर चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर निश को मार्केट करना होता है, ठीक है। अच्छा, आज नहीं, परचेज गुडविल। परचेज गुडविल हमने क्या पढ़ा था, हम जब कोई किसी कंपनी को अपनी सब्सिडरी बनाते हैं या उसको कंट्रोल लेते हैं बाई ऑब्टेनिंग 50% या उससे ज़्यादा, तो हमारे पास हम कुछ कॉस्ट पे करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितनी कॉस्ट पे की लेस हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू क्या करते हैं इन नेट एसेट्स। इसमें आपका शेयर इन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई मसला किसी को, कोई इश्यू है डिस्कस कर लें, पक्की बात है। चलें, ये डिफरेंशियल क्या आएगा, गुडविल। इसको आपने कभी भी अमोर्टाइज नहीं करना, एनुअली टेस्ट करना है फॉर इम्पेयरमेंट। अब इसको ऑडिट करने हैं, ठीक है। सिंपल हमने पढ़ा था, ये ऑडिट कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी, क्या देखेंगे इसके लिए, एग्रीमेंट। भाई मैं आपकी 55% शेयर लेने को एग्रीमेंट हुआ होगा, फिजिबिलिटी बनी होगी, क्यों लिया, बोर्ड ने अप्रूव किया होगा, और आपने चौथी पेमेंट की होगी, ठीक है। अच्छा, 5वां इसके लिए इन नेट एसेट्स कहाँ से लिए, फिर उसमें फेयर वैल्यू रिवैल्यू की रिपोर्ट्स होंगी। रिवैल्यू एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट वाली चीज़ आती है, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसका ओवरऑल वर्क ठीक है, उसने सही एजम्पशंस नहीं है, सही फार्मूलाज यूज़ किए हैं, सही स्टैंडर्ड यूज़ किए हैं, ये कुछ प्रोसीजर हो गए, ठीक है। और फिर रिकैलकुलेशन, कैलकुलेट करें, ठीक है, इसे नहीं बनता, फिर इसको एनुअल टेस्ट करना है आपने इम्पेयरमेंट के लिए, कोई मसला। अच्छा, 2.2 पे आ जाए, 3 पे कोई मसला है, गुडविल में मुझसे डिस्कस कर लें। अच्छा, ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल की बात नहीं हो रही, ये किसकी हो रही है, परचेज्ड गुडविल। आप जे डॉट का ब्रांड खरीदते हैं जाके, जे डॉट खुद अपनी ब्रांड को एसेट नहीं बना सकता, जितना मर्जी बड़ा ब्रांड बन जाए, आप परचेज करेंगे तो एसेट है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाए, टेस्ट ऑफ डिटेल्स फॉर अदर एसेट्स, फॉर अदर एसेट। अच्छा, आपने कोई एसेट लिया, सॉफ्टवेयर लिया, कोई आपने, जैसे आप अभी क्या कस्टमर लिस्ट खरीद ली है, तो क्या उसमें प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, एग्रीमेंट होगा, अप्रूवल होगी, आप क्या पे कर रहे होंगे, कैश पे या बैंक से पेमेंट कर रहे हो, चेक करना, कोई टैक्स की डिडक्शन हुई होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो एसेट असर्टेनेबल है इंटेंजिबल एसेट, इसने क्या होना है,
एमोर्टाइज होना है, तो उस एसेट की यूजफुल लाइफ आ गई तो एमोर्टाइजेशन आ गई तो रिकैलकुलेशन, असेसमेंट करेगा इसकी वाकई यूजफुल है, मैनेजमेंट करेगी 20 साल तक चलेगा, 20 साल है इसकी। अच्छा, फिर इसकी इम्पेयरमेंट भी होनी है, इम्पेयरमेंट के अब इंडिकेटर देख लेंगे, ऐसी इंडिकेशन तो नहीं फॉलो करेंगे। परचेज से रिलेटेड आपको पता क्या है, फिर आ गया एमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट। पढ़ लें इसका क्या कहता है, इसे 3 पॉइंट लिखें, ठीक है। क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस कहाँ से देखेंगे, एग्जिस्टेंस और कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब अब लिखना है कॉस्ट के ऊपर वैल्यू, एग्जिस्टेंस एंड कॉस्ट वैल्यू है ना उसकी। किस पे लिखेंगे हम, लीगल राइट्स। अच्छा, लीगल राइट भी कहाँ से मिलेगा आपको, लीगल डॉक्यूमेंट से, परचेज डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट, ये सब क्या है। हमारी वाली बात आ गई इसमें। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, एमोर्टाइजेशन, मैं तो स्किप कर रहा हूँ। उससे आगे क्या आ गई, इम्पेयरमेंट। ठीक है, कितना लॉजिकल चल रहा है। अगर मैं ये ना भी पढ़ाता तो मेरा बिलीव है कि आप लोगों ने संभाल लेना पेपर, सिर्फ अकल का इस्तेमाल करना, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं इसमें। अच्छा, आगे हैं डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है, आपने ऐसा एसेट डेवलप, इंटेंजिबल एसेट डेवलप कर लिया जिससे आपको लगता है फ्यूचर में हमें हेल्प करेगा। और इसका रूल क्या है स्टैटिस्टिक्स में, जब तक आप एक्सपेंस करते रहते, वो एक्सपेंस क्या होते हैं, रिसर्च कॉस्ट। वो क्या होते हैं, रिसर्च कॉस्ट। द टाइम, द डे, द मोमेंट क्राइटेरिया मीट हो जाए डेवलपमेंट कॉस्ट का, क्राइटेरिया मीट हो जाए डेवलपमेंट कॉस्ट का, उस दिन के बाद के जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, डेवलपमेंट। उसको आपने क्या करना है, एसेट बनाना है। और उस दिन से पहले के एक्सपेंसेस क्या है, रिसर्च कॉस्ट। उसको कभी भी आपने एसेट नहीं बनाना, वो सीधा प्रॉफिट लॉस में चार्ज देंगे। मैं रिपीट कर दूं कि चलें आगे। जिस मोमेंट पे क्राइटेरिया मीट हुआ, क्राइटेरिया क्या भी हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद की जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, कौन सा, डेवलपमेंट कॉस्ट। और उससे पहले के एसेट्स, रिसर्च कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट कैन नेवर बी कैपिटलाइज। आपने कैपिटलाइज कैसे करना है, डेवलपमेंट कॉस्ट उस दिन के बाद के क्राइटेरिया मीट करने के बाद के क्राइटेरिया के मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्राइटेरिया मीट हो गया, जो भी क्राइटेरिया था, उसके बाद के एक्सपेंसेस आपने क्या किए हैं, कैपिटलाइज करने हैं। तो आपने ऑडिट क्या करेंगे, एक्सपेंसेस आ जाएंगे, उसमें इनवाइसेस होंगी, उसको टेस्ट ऑफ डिटेल कर लें, देखें क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे। अच्छा, डेवलपमेंट कॉस्ट एसेट है, एमोर्टाइज भी होना है और इम्पेयरमेंट भी होनी है। इम्पेयरमेंट है, उसकी यूजफुल लाइफ आ जाएगी, एमोर्टाइजेशन यूजफुल लाइफ आ जाएगी, रिकैलकुलेशन आ जाएगी। इम्पेयरमेंट का क्या आएगा, इंडिकेटर चेक करेंगे आप, मैनेजमेंट की असेसमेंट लेंगे, रिप्रेजेंटेशन लेटर लेंगे उनसे, फॉलो करेंगे, याद रहेगा। अच्छा, अब मसला क्या है कि क्राइटेरिया क्या है, कैसे पता लगेगा क्राइटेरिया मीट हुआ, तो IAS 38 में बड़ा कैटेगोरिक लिखा हुआ कि क्या क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया थी, कब हम डेवलपमेंट कॉस्ट को एसेट बनाते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हो, वही तो क्राइटेरिया तो पूछ रहा हूँ। जब उसकी कॉस्ट मेजर, रिलायबली मेजर हो, ठीक है, फ्यूचर में वो प्रोडक्ट, उससे जो प्रोडक्ट बननी है वो सेल हो सके, इस पे आपका राइट हो, आप इस चीज़ को, आपकी इंटेंशन है कि आपने इसको कंप्लीट करना है, और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, टेक्निकली फिजिबल है, फाइनेंशियली फिजिबल है, इसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, आपकी या मैनेजमेंट की इंटेंशन है कि इसको कंप्लीट करना है आपने, और इसकी कॉस्ट मेजर की जा सकती है। ये 5-6 इसके क्राइटेरियाज हैं, और ये क्राइटेरियाज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मीट होंगे। ये ना कि 5 मीट होंगे, छठा नहीं हो रहा, ये 5 नहीं, जितने में सारे के सारे इकट्ठे मीट होंगे, हम कहेंगे कि क्राइटेरिया मेट हो गया, और इसके बाद के एक्सपेंसेस आपने कैपिटलाइज करने हैं, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद द मैनेजमेंट, एक किसी सीनियर पर्सन से डिस्कस करें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वो देखें, रिव्यू प्रोजेक्शन ऑफ एंड फोरकास्ट। प्रोजेक्शन एंड फोरकास्ट क्या होती है, इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको, भाई इस प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे तो कैश फ्लोज आएंगे। अच्छा, आगे कहता है कि आपके पास मार्केटिंग प्लान क्या सेल करने के, और मार्केट एग्जिस्ट करती है। मैं ऐसे क्या कहता था कि कस्टमर एग्जिस्ट करता है इसका, वो कहते हैं मार्केट एग्जिस्ट करती है, एक ही बात है। फिर फंड्स हैं उनके पास, ठीक है।
और क्या एंटिटी इसको यूज़ करके ये फ्यूचर में सेल करके बेनिफिट ले सकती है। आगे वही मैनेजमेंट की इंटेंशन है, वही क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए मोर और लेस। ठीक है, भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखें आपने डेवलपमेंट कॉस्ट कब बनानी है, जब IAS 38 का क्राइटेरिया मीट होगा। तो आप देखें वो मीट हो गया तो क्राइटेरिया पता नहीं चाहिए, वो आपको पता लग गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, सुन लेना गौर से। मैनेजमेंट की इंटेंशन है, आपके पास फंड है, टेक्निकली फिजिबल है, फाइनेंशियली फिजिबल है, पैसे हैं आपके पास करने के लिए, और इंटेंशन है, मार्केट एग्जिस्ट करती है, कस्टमर एग्जिस्ट करता है, कॉस्ट मेरी की कर लेंगे सर। अच्छा, आपने पहली चीज़ देखनी IAS 38 क्राइटेरिया मीट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे नहीं डेवलपमेंट कॉस्ट बना दी, यस हो गया। इसके बाद इंस्पेक्ट डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखें क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके पास, किससे कॉन्ट्रैक्ट किए आपने, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, टेस्ट ऑफ डिटेल तो करनी है डॉक्यूमेंट्स की। आगे आ जाए, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करें। मैंने कहा टेस्ट ऑफ कंट्रोल यहाँ नहीं पढ़ रहे, हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। इसने इस बात को लिखा है, इसने इस बात को 140 पेज पे सबसे ऊपर वाले पॉइंट में भी लिखा है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट में टेस्ट ऑफ। ठीक है, मैंने कहा था कि हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे, कुछ इश्योरेंस कंट्रोल से लेंगे, बाकी हम टेस्ट सब्सटेंटिव से लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। बात ठीक है, प्लेसमेंट गलत है। ठीक है, आगे आ जाएं। फिर कहते हैं सैम्पल बेसिस पे आप जो डॉक्यूमेंट है ना डेवलपमेंट कॉस्ट, उसके एक्सपेंसेस हैं सैम्पल बेसिस पे, और देखें उसकी अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन क्या देख रहे हैं आपने इसमें बोला। आप देखेंगे, आप सैम्पल एसेट्स आ रहे हैं, आप देखिए किस दिन क्राइटेरिया मीट हुआ, 8 जनवरी 2024 को मीट हो गया। इसका मतलब इसके बाद के अब जो एक्सपेंसेस कैपिटलाइज किए हुए हैं, देखिए उसमें कोई एक्सपेंस ऐसा तो नहीं है जो पहले का। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आया 2-3 अटेम्प्ट्स पहले कि मैनेजमेंट ने पुराना भी एक्सपेंस किया था, उसको क्या करना है। अच्छा, आखिरी बात क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन। हमने ये बात की थी रिप्रेजेंटेशन लेने, ये तो हमारा साथ साथ चल रहा है ना। अच्छा, आप ये देखेंगे जो मैंने आपको बताया जनरल प्रोसीजर, स्पेसिफिक प्रोसीजर, मैनेजमेंट ये इसको लेके नहीं चल रहा। ऑब्टेन स्केड्यूल मैंने कहा था एक नंबर है इसका, रिप्रेजेंटेशन लेना नंबर है, ओपनिंग बैलेंस चेक करना है, क्लोजिंग बैलेंस चेक करना है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ये आपने फ़ौरन नंबर ले लेने। उसके बाद के अभी रेलिवेंट प्रोसीजर बता रहा है आपने, अगर ये लिख के आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 6 नंबर का क्वेश्चन आया, जो बुक में लिखा है लिख के आ गए, आपको 4 या 3 नंबर मिलेंगे, बाकी उसने नहीं देने आपको, रिप्रेजेंटेशन का नंबर नहीं देगा। ओपनिंग बैलेंस चेक नहीं करना, आपकी जिम्मेदारी है, प्रोसीजर है। क्लोजिंग चेक नहीं करना, बिल्कुल करना है, प्रोसीजर है, फॉलो करें। पेज 144 पे आ जाए। वन डबल फोर आ गए जी। यहाँ पे हमारे स्टार्ट हो रहे हैं करंट एसेट्स। ठीक है, अच्छा करंट एसेट में हमने नॉन करंट एसेट में हमने 2 तरह के पढ़े, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, एक और होता है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म, ये 3 तरह के एसेट्स आ जाते हैं नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, इसने 2 लिखे, तीसरा नहीं लिखा, पेपर में एक दफ़ा आ गया कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट का एविडेंस कैसे लेंगे। तो कैसे लेंगे ये प्रोसीजर परफॉर्म करें जरा, हम इकट्ठे करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले, जनरल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ना, वो 5 जनरल लाजमी करने से। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म में होता क्या है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होता क्या है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट क्या होता है। आप वापरा के पास जाते हैं कि हमें इंडस्ट्रियल कनेक्शन चाहिए, वो कहते हैं ठीक है जी 1 करोड़ रुपये के डिपॉजिट देते हैं। सुइया सारे कहते हैं हमें ठीक है 40 लाख का डिपॉजिट देते हैं, तो 1 करोड़ प्लस 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख आपको लॉन्ग टर्म डिपॉजिट आ रहा है। ऐसे ही होगा ना, यही डिपॉजिट। या आप कोई बिल्डिंग या मशीन या कोई आप ऐसी कोई चीज़ रेंट पे लेने आते हैं, कहते हैं ठीक है जी 6 महीने का डिपॉजिट रखवा दें मेरे पास, या सिक्योरिटी रखवा दें, यही होगा ना डिपॉजिट। ठीक है, तो 5 आपके पास आ गए जनरल प्रोसीजर, उसके बाद स्पेसिफिक प्रोसीजर में सबसे पहले एग्जिस्टेंस कि ये एसेट एग्जिस्ट करता है। क्या देखेंगे, एग्रीमेंट देखेंगे। अब गवर्नमेंट एजेंसी का एग्रीमेंट नहीं होता, क्या होता है, आप लफ्ज़ सुनते होंगे बार बार,
डिमांड नोटिस सुना वर्ड कि गवर्नमेंट ने डिमांड नोटिस दे दिया है, हम वो जमा करवा दिया हमने जाके, तो आपके पास कंपनी के पास क्या पड़ा होगा? डिमांड नोटिस पड़ा होगा। आप इसको लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। जब डिमांड नोटिस पड़ा होगा इसका मतलब है आपने आपका राइट एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आपने क्रॉस चेक पेमेंट की होगी, बैंक से पेमेंट चेक करना, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है उसका एग्रीमेंट होगा, पेमेंट चेक कर रहे हैं सर। देखने में सारे जितने भी चीज़ें सारी कंप्लीट है, ठीक है। उनसे पूछे प्रॉपर्टी कहाँ, फैक्ट्री किस पे रेंट पे है जी, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करें, मुझे लेना भूल गए, इंक्वायरी करेंगे, बस कंप्लीटनेस बताओ, कंप्लीटनेस होगी सर, एक्यूरेसी होगी, ठीक है। देखें इससे रेलेवेंट कौन से प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स हैं जो हमें देने चाहिए, वो दे दें, बताओ, ठीक है। छोटा सा कोई 3 या 4 नंबर क्वेश्चन आया था ये, तो सिर्फ मैं इसलिए बताऊँगा परेशान होने पेपर में दोबारा क्यों पूछ ले, ठीक है। देखें वही अगेन ऑडिटिंग नथिंग बट कॉमन सेंस। आप देखेंगे यार ये होता क्या है, मैं देखें हम चाहते हैं एक मोबाइल सिम लेके आए थे, कंपनी आती कहती 200 सिम्स दे मोबाइल की, मुझे मेरे 200 एम्प्लॉयज़ को देनी है, वो कहते हैं ठीक है जी 6 लाख रुपये डिपॉजिट रखवा दें, मोबिलिंग वाले कहते हैं, तो कोई ना कोई डिमांड नोटिस देंगे आपको, उसके अगेंस्ट से पैसे जमा करवाएंगे, ठीक है। वो एग्रीमेंट लीगल देख लें, पेमेंट देख लें, ठीक है। आगे जी नॉन करंट एसेट्स, सॉरी करंट एसेट्स में, करंट एसेट में अगर पेज 143 पे आए ना, तो इसमें सबसे पहले इन्वेंट्रीज आ रहा है, पहला दूसरा और तीसरा पॉइंट क्या है, इन्वेंट्री का। चौथे में रिसीवेबल्स आ रहे हैं, ट्रेड डेट्स आ रहे हैं और प्री पेमेंट्स आ रही हैं। पांचवें में कैश एट बैंक आ रहा है। अच्छा, इसमें आप देखें पॉइंट नंबर 3 में एक 501 लिखा हुआ है, ठीक है। 501 जो स्टैंडर्ड है ना, ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, यानी आईफैक को इन्वेंट्री से इतनी मोहब्बत है कि उसने इसकी मोहब्बत में पूरा, अच्छा मोहब्बत में भी क्या किया उसने, देखिए इन्वेंट्री कैसे निकलती है, स्टॉक की वैल्यू क्या होती है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय, यानी वैल्यूएशन के लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको क्वांटिटी भी चेक करनी पड़ती है, इसके लिए स्टॉक काउंट करते हैं फिजिकल स्टॉक काउंट, और रेट के लिए आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, इसके लिए ऑब्जर्वेशन, इसके लिए ऐसे ही करेंगे ना, रेट मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगी तो वैल्यू आप पुट करेंगे बैलेंस शीट में, प्रॉफिट लॉस में, सीजीएस में, आपके अकाउंट्स बन जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो इतनी मोहब्बत आई फैक को कि उसने सिर्फ स्टॉक की क्वांटिफिकेशन के लिए अलग स्टैंडर्ड बनाया 501। नाम क्या है, द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट 501, ठीक है। वन ऑफ इट्स ऑन काइंड स्टैंडर्ड है, ठीक है। वन 1.1 पे आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री का, इंपॉर्टेंस ऑफ, ये पेपर में क्वेश्चन आया है कि फिजिकल स्टॉक काउंट क्यों करते हैं या इन्वेंट्री पे हम इतने डिटेल प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हम बुक से नहीं पढ़ेंगे, हम वैसे अपना डिस्कस करते हैं। क्या आप बताएं क्या बेनिफिट्स हैं इन्वेंट्री काउंटिंग के, क्या बेनिफिट्स हैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के? सोचें, नहीं पढ़ा हुआ आपने, गलत आंसर चाहिए मुझे, जो भी ज़हन में आता है, ठीक है। पहला इसमें फिजिकल इन्वेंट्री काउंट इसलिए करते हैं ताकि ये ना हो कि बुक्स में कोई और इन्वेंट्री फिजिकली आ रही हो, बुक्स में कोई और इन्वेंट्री आ रही हो, फिजिकली कुछ और पढ़ा हो। तो बुक्स की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम देखते हैं कि फिजिकल इन्वेंट्री पड़ी है, बाकी बुक्स में भी उतनी आ रही है। और बेस्ट आपको मिलता है एविडेंस जो एक्चुअल स्टॉक काउंट है, बुक्स में कुछ होता कुछ और आ रहा, एक्चुअल स्टॉक काउंट का बेस्ट एस्टिमेट है। और सेल्स और परचेज के कंट्रोल्स कैसे हैं, टेस्ट इन्वेंट्री से पता लग जाएगा। इन्वेंट्री ठीक है, उससे मैच करिए, मतलब सेल परचेज ठीक हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन मीट हो रही है। और
और क्या बेनिफिट है? अगर कोई लूप होल है, बुक्स में कुछ और आ रही है, फिजिकली कुछ और आ रही है, तो आप क्या करते हैं, इसमें लॉस ये डाल के या कुछ और करके अपने बुक्स को फिजिकल स्टॉक इन्वेंट्री के बराबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बुक्स में आ रहे हैं 120 यूनिट्स, वहाँ के वहाँ पे 890 यूनिट, तो 30 यूनिट लॉस हो चुके हैं, ये कंज्यूम हो चुके हैं, ये ज़ाया हो चुके हैं, ये चोरी हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका? पता है नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज, आप इसकी नॉर्मल वेस्टेज की एंट्री करेंगे, स्टॉक क्रेडिट, लॉस डेबिट। अब आपके स्टॉक फिजिकली आ रहा है और जो बुक्स में आ रहा है बराबर हो जाएगा, आपकी बुक्स अकाउंट्स बेहतर हो जाएंगे। ये बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, अच्छा फिर दो तरह की बुक कीपिंग होती है। एक आपने कॉस्ट अकाउंट्स में पढ़ ली है ना, एक होती है परपेचुअल अकाउंटिंग, परपेचुअल, और दूसरी होती है पीरियोडिकल। परपेचुअल और परपेचुअल में क्या होता है, साथ एक ट्रांजैक्शन के साथ उसका सिस्टम चल रहा है। तो मैं थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ आपको। ओपनिंग आ रहा था, इसमें परचेज आ रही होती है, अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, अवेलेबल फॉर सेल आ रहा होता है। ठीक है, और कंजम्पशन आ रही होती है और क्लोजिंग बैलेंस। कुछ इस तरह की शक्ल होती है। ये समझ आ गया? अच्छा, इसमें क्या होता है, क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है, वैल्यू। ठीक है, आसानी के लिए कैलकुलेटर यूज़ ना करना पड़े, मैं आसान सी वर्किंग करता हूँ। ये आपके पास ओपनिंग आ रहा था आज सुबह, ठीक है, नई परचेज की आपने, और तो क्या कितने हो गए, 20, वैल्यू कितनी होगी 200, और वेटेज एवरेज निकलेगा। चलो मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करते। ये आपने 12 रुपीज़ का लिया, ठीक है, अभी कितने का 200, तो एवरेज रेट क्या निकला? ठीक है, तो यही आपकी अवेलेबल इतनी आपके पास। अच्छा, इसमें से आपने फॉर एग्जांपल 10 यूज़ कर लिए 11 पे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आ जाएगी? ठीक है, अच्छा उसके बाद ये यहाँ पे आ गई ओपनिंग, नए आपने परचेज कर ली 10 और 12 रुपये का परचेज कर लिया, तो ये साथ साथ अपडेट होता है, रेट भी वेटेज एवरेज निकलता रहता है, और आपके पास एग्जैक्ट ये क्वांटिटी है हमेशा अवेलेबल होती है। किसी मिनट किसी सेकंड में जाके आप सिस्टम का परपेचुअल रिकॉर्डिंग का बता देगा कि मेरे पास इतने पड़े हैं। यही वजह है कि हम जब बात करते हैं केयर फार्मेसी की या किसी ऐसी जे डॉट की या किसी ऐसे स्टोर्स की, हम वहाँ जाते हैं, हम उनसे कहते हैं मुझे दे दो ये प्रोडक्ट, मुझे दे दो। वो कहता है सिस्टम में कहता है नहीं है, आप कहते नहीं है, होगी यार देखो सही पीछे की पड़ी होगी। और कहते सर नहीं है, और कहते हैं देखो तो सही पीछे रैक में पड़ी होगी। कहते सर मैं कह रहा हूँ नहीं है, और आप कहते हैं पीछे पड़ी है यार, पीछे देख के बताओ ना। कहते हैं वो सिस्टम में देख के बता दो, उसे पता होता है कि मेरा सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। फिर जब आप उसको बहुत तंग करते हैं ना, वो कहता है सर ये चीज़ ना ये फलानी ब्रांच में पड़ी है, चैनल रोड ब्रांच में पड़ी, वहाँ से लेने जाके। तो फिर बंदा कहता है अच्छा यार चलो इसको अपना छोड़ के उसको उस ब्रांच का भी पता। फिर आपको तसल्ली होती है कि नहीं यार ठीक कह रहा है। ऐसे ही होता है ना, वो क्या सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, यहाँ तो हर वक्त आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री अवेलेबल होगी, उसका रेट अवेलेबल होगा, वेटेड एवरेज रेट साथ साथ अपडेट हो रहा है, हर मिनट में अपडेट हो रहा है। ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो ठीक है, ये जहाँ पे ये है वहाँ तो बड़ा आसान काम है, लेकिन कुछ जगहों में परपेचुअल काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पर क्या चल रही होती है, पीरियोडिकल। अच्छा पीरियोडिकल क्या होती है, परचेज का लेजर है, ठीक है, ठीक है, या स्टॉक का लेजर है, ठीक है। अब यहाँ ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, ठीक है, और पूरा साल परचेज होती है इसमें, हजारों लाखों इनवॉइसेस कटी इसकी परचेज की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो कंजम्पशन निकलेगी, क्लोजिंग निकालेंगे तो कंजम्पशन निकलेगी, क्लोजिंग निकालेंगे तो कंजम्पशन निकलेगी। अच्छा क्लोजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला काम, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू वैल्यू। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक की, तो कंजम्पशन निकलेगी। कंजम्पशन कहाँ जाएगी,
प्रॉफिट लॉस यह कहाँ जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे पीरियोडिकल अकाउंटिंग है वहाँ पे हर पीरियड के बाद मंथली अकाउंट्स बनते हैं तो मंथली, क्वार्टरली बनते हैं तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली बनते हैं तो हाफ ईयरली, एनुअली बनते हैं तो एनुअली। अब क्या करना पड़ेगा, फिजिकल, फिर उसका क्या अप्लाई करेंगे, रेट्स, वैल्यू निकलेगी। तो समझ गए। अब मैं पीरियोडिक की बात कर रहा हूँ कि पीरियोडिक अकाउंटिंग में जब तक आप ये काम नहीं करते आप अकाउंट्स ही नहीं बना सकते, आप अकाउंट्स ही नहीं बना सकते। याद रखें जी। आई जी इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट जो पहले पैराग्राफ है 1.1 उसमें कहता है कि ऑफन इन्वेंटरी इज ऑफन इज वन ऑफ द एरिया नीडिंग मोस्ट अटेंशन, ज़्यादा अटेंशन चाहिए। इसलिए तो आईफैक ने भी उसके लिए अलग स्टैंडर्ड भी बनाया, उसको टाइम भी एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। और ये रिस्की एरिया भी होता है। रिस्की एरिया क्यों होता है, रिस्की एरिया क्यों है, मटेरियल होता है और मटेरियल से रिस्क नहीं होता, और एस्टिमेशन इन्वॉल्व है इसमें। क्वांटिटी का आपको नहीं पता कौन सी है, कपड़ा कौन सा कपड़ा है, डायमंड है कौन सा डायमंड है, गोल्ड है कौन सा गोल्ड है, केमिकल है कौन सा केमिकल है, कितनी डेंसिटी उसकी, कितनी इंप्योरिटी है उसमें, ऑयल है कौन सा ऑयल है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें कितनी कॉटन है, कितना पॉलिएस्टर है, कितना विस्कोस है। आपको बाजार लगेगा नेकेड आई होगी तो एक जैसा कपड़ा पड़ा हुआ, या दो कॉटन के बैग्स हैं, दो आपकी नेकेड आई को एक जैसे लग रहे हैं, वो कहते हैं नहीं 45,000 रुपये का बैग है, ये 28,000 का बैग है, आप एक जैसे कैसे कह रहे हैं इसको। तो एस्टिमेट्स आ गए ना इसमें, समझ गए, याद रहेगा। तो इन्वेंटरी इज ऑफन मटेरियल आइटम, पहली बात करते हैं मटेरियल आइटम, इसलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम लगाते हैं। अच्छा इस पर देखें, इन्वेंट्री मुश्किल है, इसका एविडेंस लेना मुश्किल क्यों है कि आपको ईयर एंड पे ये करना पड़ता। जैसे डेटर्स है, डेटर आप जब ऑडिट करने के तब कर लेंगे ख़त्म, ये नहीं कर सकते, इसको आपको अभी करना पड़ेगा, फिर बाद में रेट लगाने पड़ेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकलेगी। तो डेटर के लिए अब खपना नहीं पड़ता। इसके लिए 30 जून कि गर्मी का अंदाजा लगाए ना, अभी फिजिकल स्टॉक आउट्स आ रहे हैं आगे, और जहाँ ऑडिट करने जा रहे हैं वहाँ पे 55-54 टेम्परेचर है, ठीक है। और हम जैसे मम्मी डैडी बर्गर बच्चे वहाँ जाते चल के वापस डबल पे याद होते हैं, इतनी कम गर्मी। और वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है उसकी कोई उस पर तरस आता है कि वो सॉल्ट के क्यूब्स निकालती है, उसे चाटती है अपने सॉल्ट डेफिशिएंसी पूरे करने के लिए। फिर वहाँ पे वो हवा में इम्प्योरिटीज हैं, दमे के मरीज हो जाते हैं, एस्टमिक हो जाते हैं, जो लोग बेचारे स्पिनिंग यूनिट में काम करते हैं, जो हर वक्त एयर पर्टिकुलर उसमें कॉटन के पर्टिकुलर लोड होते हैं हवा में। तो मुश्किल काम है ना। आज लोग गोरा कहता है कि इट इज़ फेयरली ईजी, गोरा इसलिए ईजी कहता है कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं कम है। दूसरा वो करते हैं, उनका कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर है 31 दिसंबर को, ओवरकोट पहनते हैं, हैट रखते हैं, कॉफ़ी का मग पढ़ते हैं, स्टॉक आउट कर होते हैं। हमें यहाँ पे गर्मी में हर घंटे बाद निकलते हैं हम शर्ट से बाहर, मुंह धो के आते हैं, फिर आके ऑडिट करते हैं, फिर समझ नहीं आती हो क्या रहा। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है ना हमारी, टेम्परेचर्स हार्श हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए मुश्किल है स्टॉक आउट करना। और फिर अभी एज्यूम करें आज से 3 साल पहले, कुछ 4 साल पहले रमज़ान की हालत में कि 25 जून से शुरू कर दिया आपने, 5 जुलाई तक आपके स्टॉक आउट हो रहा, और स्टॉक आउट को बच्चे जा रहे हैं बाइक पे, शाहकोट जा रहा है, कोई खुड़िया वाला जा रहा है, कोई डिचकोट जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, ठीक है। सेकंड कहता है इन्वेंटरी में भी हाई रिस्क एरिया। हाई रिस्क एरिया क्यों है, हाई डिग्री ऑफ जजमेंट, ये मैं भी सारी बातें कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तीसरे में कहता है इन्वेंटरी में सफर डिटेरियोरेशन, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, एक्सपायरीज वाली प्रोडक्ट होती है, खासतौर पर फार्मास्यूटिकल में, ये एडिबल जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं,